बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो वेलकम बैक अगेन टू एडू वाइब। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आई हूँ और वो नया क्या है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आप लोगों की ग्रेड 6 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है इंडियाज कल्चरल रूट्स। यानी कि एक ऐसा चैप्टर जिसमें हम इंडिया के कल्चर को जानेंगे और जिस इंडिया को हम आज जानते हैं वो एक्चुअल में कैसे बना उसको हम समझेंगे। लेकिन बच्चों, सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, वो प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हम ये सब करने वाले हैं। और वो प्लेटफॉर्म क्या है, वो है एडू वाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों जिसके थ्रू आपकी लर्निंग बनती है और इंटरेक्टिव और मजेदार। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप ये समझ पाते हो कि पढ़ाई सिर्फ वो नहीं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक्स तक है, बल्कि कुछ ऐसा जिसको आप अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर। बट सबसे पहले अपनी बुक्स को तो निकाल लो। ये है वो बुक जो कि आप लोग के बैग्स में होगी, तो फटाफट से इसको निकाल लो ताकि बिना देर करे हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर पाए। हमेशा की तरह हमने हर चैप्टर को आपके लिए पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 1। लेकिन अगर आप इससे पहले के चैप्टर्स को देखना चाहते हो तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। तो इसी के साथ बच्चों अब हम चलते हैं हमारे पार्ट 1 की तरफ। तो ये है वो स्टार्टिंग पेज जो कि आपको इस चैप्टर में मिलेगा, जिसमें सबसे पहले एक लाइन है बाय सुभाषिता, जो कि एक वाइज सेइंग है, एक महान लाइन है। जो क्या है, वो ये है, दैट विच कैन नॉट बी स्टोलन, दैट विच कैन नॉट बी कन्फिस्केटेड बाय रूलर्स। कुछ ऐसी चीज जिसको चुराया नहीं जा सकता, कुछ ऐसी चीज जो कि रूलर्स के थ्रू बचाई नहीं जा सकती। दैट विच इज नॉट अ बर्डन एज इट डज नॉट वे एनीथिंग। कुछ ऐसी चीज जिसका कोई भी बर्डन नहीं होता है। दैट विच दो इट इज यूज्ड ओनली ग्रोज एवरी डे। और कुछ ऐसी चीज जिसको जैसे हम और पाते जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ती जाएगी। वो क्या है, वो है ट्रू नॉलेज। एक नॉलेज, एक ज्ञान ही ऐसी चीज है जो कि समय के साथ बढ़ता जाएगा। समय के साथ कोई भी उसे पकड़ के नहीं रख सकता है, कोई भी उसे नीचे नहीं लेके जा सकता है, और सब कुछ। तो ये बेसिकली कुछ पिक्चर्स हैं जो कि आपको दिख सकती हैं। ये है ऋषि फ्रॉम हम्पी कर्नाटका, बुद्धा फ्रॉम भूटान और महावीर फ्रॉम बिहार, जो कि इंडियन कल्चरल रूट्स के बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स रह चुके हैं। तो इन्हीं को ही कुछ कुछ हम लोग इस चैप्टर में समझने की भी कोशिश करने वाले हैं। अब बात करते हैं वो कौन से बिग क्वेश्चंस हैं जिनको हम आंसर कर पाएंगे आफ्टर द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम ये समझ पाएंगे वेदा वो क्या होते हैं और वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ये समझ पाएंगे व्हाट न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट एमर्ज्ड इन इंडिया इन द फर्स्ट मिलेनियम, व्हाट आर देयर कोर प्रिंसिपल। कौन से नए स्कूल्स थे जो कि निकल कर आए थे इंडिया में फर्स्ट मिलेनियम में, और उनके मेन क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या वो टीचिंग्स देना चाहते थे। और लास्ट होगा कि कंट्रीब्यूशन क्या था फोक और ट्रेडिशंस का इंडियन कल्चर को बनाने के लिए। यानी कि जो ये फोक्स और ट्राइबल ट्रेडिशंस थे, इनका क्या फायदा होता है इंडियन कल्चर में। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं इसकी, जिसमें कि इंडियन कल्चर है क्या। तो इंडियन कल्चर जो है बच्चों वो बहुत पुराना कल्चर है, कम से कम कुछ हजार साल पुराना। मिलेनियम मतलब 1000 years old. Like any ancient tree, it has many roots and many branches. The root nurtures a common trunk. जैसे एक ट्री होता है उसी की तरह है कि जो एक कॉमन ट्रंक है, एक कॉमन वैल्यू पॉइंट है जहां से कि ये चलता है और सब चीजें हमें सिखाता है और समझाता है। एंड फ्रॉम द ट्रंक इमर्ज मेनी ब्रांचेस। और फिर इस ट्रंक से कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं जो डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं इंडियन कल्चर, यानी डिफरेंट बिलीविंग्स हैं इसी कल्चर की कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन वैल्यू और जो टीचिंग है वो घूम फिरा कर एक ही आती है, क्योंकि ट्रंक क्या है, कॉमन है। यानी जो बात कहनी है वो एक ही है, बस उसको डिवाइडेशन अलग अलग तरीकों से करा गया है। कुछ ब्रांचेस आर्ट की हैं, कुछ लिटरेचर की हैं, कुछ साइंस की है, कुछ मेडिसिन, कुछ रिलीजन, कुछ गवर्नेंस की कोई चीज कैसे चलेगी,
कुछ मार्शल आर्ट्स और बहुत कुछ। देयर आर ऑल्सो स्कूल्स ऑफ थॉट, कई सारे स्कूल्स ऑफ थॉट भी हैं, यानी ऐसी जगह जहां से हम इन लर्निंग्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, जहां से जो बहुत स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, स्पिरिचुअल सीकर्स यानी वो लोग जो कि सोल के बारे में जानते हैं, जो कि ये समझना जानते हैं कि आत्मा क्या है और कैसे वहां तक पहुंचा जा सकता है, वो सब वहां हैं और वो आपको इनके बारे में सिखाते भी, जिनको ऋषि, ज्ञानी और वो सब कहते हैं, ठीक है, और वो ये सब चीज वर्ल्ड को सिखाने में बिलीव भी करते हैं, ठीक है। Many archaeologists and scholars have pointed out that some of India's cultural roots go all the way to the Indus और हड़प्पन और सिंधु सरस्वती civilization। तो अभी हम लोगों ने चैप्टर 6 में बच्चों एक सिविलाइजेशन पढ़ी थी जो कि थी हमारी इंडस सिविलाइजेशन। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं, जिन्होंने खोज करी है वो ये मानते हैं कि जो हमारी कल्चरल रूट्स हैं, यानी जिस तरीके का हमारा कल्चर है वो कहीं ना कहीं बहुत मिलता है उस सिविलाइजेशन से। वो सिविलाइजेशन बहुत बड़ा स्टैंड पॉइंट रही है हमारी रूट्स को लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे और लर्निंग स्कूल्स आने लगे जहां पे ये चीजें सिखाई गई। तो अब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे फ्यू अर्ली स्कूल्स विच हैव शेप्ड इनटू अ कंट्री विद अ यूनिक पर्सनालिटी। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं लर्निंग स्कूल्स को समझेंगे और देखेंगे कि ऐसे क्या क्या स्पेसिफिक रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया वो बन पाई जो वो एक्चुअल में है, ठीक है। हम उनकी रूट्स को समझेंगे और इंडिया जिसे हम भारत कहते हैं वो एक्चुअल में कैसे बना उसको समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहला हमारा है वेदास और वैदिक कल्चर, कि वेदास क्या थे और वैदिक कल्चर की क्या महत्व रही है, ठीक है। तो वेदा जो है एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है विद, या जिसे विद्या कहते हैं। विद्या मतलब नॉलेज, ज्ञान होना, किसी चीज को समझ पाना। वी ब्रीफली मेंशन्ड ऋग्वेदा इन अर्लियर चैप्टर्स। बेसिकली ऋग्वेदा के बारे में हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा होगा, जब इंडिया दैट इज भारत उसमें भी पढ़ा था। लेकिन हम लोगों के टोटल 4 वेद हैं, यानी 4 ऐसी बुक्स हैं जिनको पढ़ने के बाद कोई भी ज्ञान को बहुत अच्छे से जान सकता है, विद्या को जान सकता है। और वो क्या क्या वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये एंशिएंट टेक्स्ट है और सबसे ज्यादा पुराने हैं अराउंड द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया में ही सबसे पुराने नहीं हैं, बल्कि बच्चों अराउंड द वर्ल्ड ये सबसे पुराने टेक्स्ट है, ठीक है। इसके अंदर कम से कम थाउजेंड्स ऑफ हिम्स हैं, प्रेयर्स इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स एंड सॉन्ग्स। हिम्स क्या होते हैं? प्रेयर्स होती हैं, लेकिन पोएम्स और सॉन्ग के फॉर्मेट में, जो कि ओरली बोली गई थी और फिर उनको लिखा गया था, ठीक है। ये बेसिकली कंपोज हुए थे सप्त सिंधु रीजन में, जिसके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, ठीक है। It is difficult to say when exactly the Rigveda, the most ancient of the 4, was composed. अब ये समझ पाना तो बहुत मुश्किल है कि ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, जो सबसे पहला वेद है, वो कब लिखा गया था। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कई डेट्स दी हैं 5th से लेके 2nd मिलेनियम्स के बीच में जब ये लिखा गया था, ठीक है। लेकिन so far anything between 100 to 200 generations these texts have been committed to memory through rigorous training and passed on orally. Even though ये बहुत पुराने हैं, लेकिन आज भी जो ज्ञानी लोग हैं वो इसको बहुत मानते हैं, क्योंकि ये मान के चला जाता है इसमें हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है, ठीक है। अब इसी के साथ है हमारा डोंट मिस आउट, जो कि क्या कहता है, मेटिकुलस ट्रांसमिशन ओवर 1000 of years explains why in 2008 UNESCO recognized Vedic chanting as a masterpiece of oral and intangible heritage. तो जो वैदिक जो थे, वेदा को पता नहीं कितने सालों से ही ओरली ट्रांसलेट किया जाता है, बताया जाता है और लोगों को याद किया जाता है। इसीलिए यूनेस्को ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, उसने 2008 में इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू दी, इसको एक मास्टरपीस की तरह समझा, जिसमें ओरल वे में आप जो है अपनी हेरिटेज को बता सकते हो। अब जो ये हिम्स थे ये ऋषिज ने कंपोज करते, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो कौन होते हैं? मेल सीयर्स और सेजेस, ठीक है। और ऋषिकास जो फीमेल होती हैं। तो मेल और फीमेल दोनों ने इनको कंपोज किया था संस्कृत लैंग्वेज में, जो कि ओल्डेस्ट लैंग्वेज हमारी रह चुकी है।
They were addressed in poetical forms to many deities such as Indra, Agni, Varun, Mitra, Saraswati, Usha and many more. ये बेसिकली हमारे जितने भी डाइटीज हैं, जितने भी भगवान हैं, उनको एड्रेस करती है, उनके बारे में बताती है, जैसे कि अग्निदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, मित्रदेव, सरस्वती माता और सब कुछ। ठीक है, और ये सीयर्स के साथ मिलके, सीयर्स कौन होते हैं? जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, जो कि मतलब फ्यूचर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, these deities sustain rhythm और truth and in order in human life and in the cosmos। और इसके हिसाब से इन वेदास से हम लोग जो हमारी ह्यूमन लाइफ है, यानी जो जिंदगी हम जीते हैं, उसको समझ सकते हैं और कॉस्मोस के बारे में जान सकते हैं, यानी जो यूनिवर्स है कैसे बना, क्या हुआ, वो सारे आंसर्स हमको यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, चलो। The early rishis and rishikas saw those gods and goddesses as one, not separate beings, as one famous hymn puts it। अब जो ये ऋषिज और ऋषिकास थे, ये कहते थे भगवान एक ही है, अलग अलग भगवान नहीं है। और एक ये हिम है जो कि उसका एग्जाम्पल है, जो क्या कहता है, एकम सत्र विप्रा बहुधा वदंती, द एग्जिस्टेंस इज वन बट सेजेस गिव इट मेनी नेम्स। कि भगवान एक है, बस नाम अनेक है। ठीक है, अगर वर्ल्ड व्यू में चलते हैं, यानी कि अगर वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, some values were especially important beginning with truth which was often another name for God। तो कई सारी वैल्यूज, वैसे तो ये हिंदुज्म के बारे में बात हो रही है, लेकिन फिर भी इनकी बहुत वैल्यू अराउंड द वर्ल्ड होती है, सिर्फ रिलीजन बेस पे नहीं पर वैसे भी, क्योंकि जो ये परम ट्रुथ है, जो परम सच है, उसको समझने में हेल्प करता है। और परम ट्रुथ कुछ भी नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रुथ इज गॉड। द लास्ट मंत्र ऑफ ऋग्वेद ऑल्सो कॉल फॉर यूनिटी अमंग पीपल। और जो लास्ट मंत्र है ऋग्वेद में, वो ये भी कहता है कि लोगों को एक साथ ही रहना चाहिए, जो कि क्या है, कम टुगेदर, स्पीक टुगेदर, कॉमन बी योर माइंड, मे योर थॉट अग्री। एक साथ आओ, एक साथ बोलो, अपने दिमाग को एक जैसा रखो, अपने पर्पस को एक रखो और अपने हार्ट को एक रखो, और इसी वे में आपका सब कुछ जो है, आपके थॉट्स एक रहेंगे और आप हर बात को मान पाओगे। ठीक है, तो ये हैं वेदास, हमारे 4 वेद हैं और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, और ये वेद समझने में मदद करते हैं ऑफ ट्रूथ। ठीक है जी, चले आगे। चलो अब समझते हैं वैदिक सोसाइटी क्या होती है। वैदिक सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट जन्स और क्लैंस, दैट इज लार्जर ग्रुप्स ऑफ पीपल। वैदिक सोसाइटी बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि एक साथ रहते थे। ठीक है, जैसे कि जो ऋग्वेद था उसके कम से कम 30 जन्स थे, यानी 30 ग्रुप ऑफ पीपल थे। फॉर इंस्टेंस द भारतास, द पुरुष, द कुरुस, द यदुस, द तुर्वशास एटसेट्रा, ये सब वो लोग थे, ये सब वो क्लैन थे जो कि यहाँ थे। ईच क्लैन वॉज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर रीजन, और हर एक क्लैन एक रीजन से मिलता था, यानी एक क्लैन इस रीजन का, एक क्लैन इस रीजन का, एक क्लैन इस रीजन का। ठीक है, अगर हम बात करें ये वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट, तो यहाँ पर जो है पहले उपनिषद थे और उसके बाद से जो है हमारे वैदिक कल्चर्स चले, और ये वो टाइम था जब बुद्ध और महावीर का बर्थ हुआ था, और जो ये स्कूल्स थे, जो लर्निंग स्कूल्स थे, इनको और वैल्यू मिलना शुरू हो गई थी। ठीक है, चलिए। Not much is known of how these gens governed their societies. The Vedas only give us a few clues, though words like Raja, Sabha and Samiti, both of which refer to collective gathering or assembly. आज तक ये तो पता नहीं चल पाया कि वेदास के थ्रू ये सोसाइटीज कैसे काम करती थी, लेकिन कुछ वर्ड्स निकल कर आए हैं जिससे हम समझ सकते कि कोई तरीका तो था। वो वर्ड क्या था? राजा, यानी कि कोई एक राजा जरूर था, सभा, उसकी सभा जरूर थी, और समिति, यानी कि एक कलेक्टिव गैदरिंग तो वो करता था। तो इन चीजों को जो है हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं। और कई सारे प्रोफेशंस भी मेंशन हुए थे, जैसे कि एग्रीकल्चरस यानी कि फार्मिंग का काम करते थे, वीवर कपड़े भी सिलते थे, पॉटर पॉट्स भी बनाते थे, बिल्डर यानी बिल्डिंग भी बनती थी, कारपेंटर, हीलर, हीलर एक तरीके का डॉक्टर ही हो गया जो हील करता था,
डांसर, बार्बर, प्रीस्ट, ये सब काम भी होते थे। तो इसका मतलब जो ये वैदिक सोसाइटी थी ये रहती तो ह्यूमंस की तरह थी, बट साथ साथ जो वेदास में लिखी हुई बातें थी उनको भी लोगों को समझाती थी। ठीक है, अब आते हैं एक लेट्स एक्सप्लोर पे, जो क्या कहता है, क्या आपको कोई टर्म पता है ऑफ अ सोसाइटी जहां पे लोग अपने लीडर्स खुद चुनते हैं? ठीक है, और उससे क्या फायदा होगा ऐसी सिचुएशन का? What would happen if they live under leaders that they did not choose? देखो, अगर हम लीडर्स खुद चुने तो क्या फायदा होगा, और अगर हम लीडर्स खुद ना चुने तो क्या फायदा होगा? अगर हम लीडर्स खुद चुनते तो हमें पता होगा कि वो जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको रख पाएगा, जो भी हमारी नीड्स हैं उनको समझ पाएगा, क्योंकि हमने ही उसको बिठाया है वोट करके। लेकिन अगर कोई ऐसा होता है जो कि हमारे उससे नहीं बनता है, तो एक तरीके से मान के चलो कि वो शायद हमारी प्रॉब्लम्स को इतने अच्छे से नहीं समझेगा, वो सिर्फ वो करेगा जो उसको सही लगता है। तो इसीलिए लीडर्स को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही लीडर को चुनना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कनेक्ट ना हो। ठीक है जी, चलिए। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा पार्ट 1 होता है एंड, जिसमें हम लोगों ने वेद और वैदिक सोसाइटी को समझा, और ये समझा कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। सो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, एंड बाय बाय।